हाय, तो आज हम 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट आ ही चुका है, आपको पता होगा। मोदी गवर्नमेंट 3.0 वापस आ रही है। आज हम उसके कुछ आफ्टरमाथ की बात करेंगे। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, रिजल्ट आते ही जैसे ये कंफर्म हुआ कि पीएम मोदी फिर से पीएम बनेंगे और एनडीए की सरकार तीसरी बार आएगी, दुनिया भर से हमारी सरकार को, स्पेसिफिकली स्पीकिंग पीएम मोदी को कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आने लगे। अब एक ऐसा देश है जिसका कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज जब मोदी जी के लिए आया तो दुनिया का एक तीसरा देश ऐसा है जिसके पेट में काफ़ी दर्द हो गया। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि वो है कौन। हाँ दोस्तों, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये हैं ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंग ते। उनका ट्विटर अकाउंट है ये। इस अकाउंट में आप देखेंगे तो लाई चिंग ते ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है इलेक्शन विक्ट्री के लिए, और उनको ये कहा है कि ताइवान लुक फॉरवर्ड कर रहा है फास्ट ग्रोइंग पार्टनरशिप के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में और अदर सेक्टर्स में। और ये कह रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया और ताइवान मिलकर पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए इंडो पैसिफिक में काम करेंगे। जिसका मतलब इंडो पैसिफिक रीजन को आप समझते हैं कि वहाँ पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का मतलब, छुपे हुए शब्दों में इसका मतलब है कि चाइना के खिलाफ वहाँ पे मोर्चाबंदी करके लोग अपना ट्रेड सिक्योर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि अब हमारे पीएम ने इसका कैसे रिस्पॉन्ड किया। हाँ जी, तो ये देखिए, ये पीएम मोदी ने रिस्पॉन्ड करते हुए बोला कि पहले तो थैंक यू फॉर योर वार्म मैसेज, और उसके बाद बोला कि आई लुक फॉरवर्ड टू क्लोज टाइज एज वी वर्क टुवर्ड्स म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप। तो बेसिकली ये वो जवाब है जो कि मोदी जी ने ताइवान को इंगेज करते हुए दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट को डायरेक्ट जवाब देते हुए जो अपना ट्वीट किया, जिससे आप समझ ही सकते हो कौन सा देश है जिसको पेट में दर्द हुआ, और वो है हमारा पड़ोसी चाइना। हाँ जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है जिसमें आप देख सकते हैं कि चाइना ने, मोदी ने जो एक्स पे रिप्लाई किया है ताइवान के प्रेसिडेंट को, उसके खिलाफ अपनी प्रोटेस्ट दर्ज की है। दोस्तों, तो सवाल ये उठता है कि चाइना आखिर ये कर क्यों रहा है हमारे दो देशों के इंटरनल मामले में। यानी कि इंडिया का और ताइवान का, दोनों का सोवरेन राइट है कि वो एक दूसरे के साथ कुछ भी इंटरेक्ट करें, कुछ भी रिलेशन बनाएं, कुछ भी अग्रीमेंट करें। चाइना कौन होता है बीच में टांग अड़ाने वाला? और आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये तो चाइना बेकार में ही पंगे ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली इस मामले को ढंग से समझने के लिए आपको चाइना की वन चाइना पॉलिसी को ढंग से समझना होगा। ये वन चाइना पॉलिसी है क्या? एक्चुअली ये जो चाइनीज़ गवर्नमेंट जिस सीट पर बैठती है ना बीजिंग में, वहाँ पे जो पार्टी रूल करती है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। लेकिन हमेशा से यही पार्टी वहाँ पे रूल नहीं करती थी। एक ज़माने में चाइना में भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक गवर्नमेंट हुआ करती थी, और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये नीचे से, ग्राउंड से रिवॉल्यूशन करती हुई उठी थी। और इस कम्युनिस्ट पार्टी ने आर्म्ड स्ट्रगल करके, वायलेंस के साथ, उस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हरा दिया था। और फिर वो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चाइनीज़ गवर्नमेंट थी, उसे भाग के समुंदर पार करके जो एक आइलैंड था पास में, जिसे अब हम ताइवान के नाम से जानते हैं, वहाँ जाके शरण लेनी पड़ी थी। वो ताइवान वाली जो टेरिटरी है वो भी चाइना का ही पार्ट था, लेकिन क्योंकि बीच में बहुत सारा समुंदर पड़ता था तो वहाँ जाके जब वो बस गए, और ये बात बहुत पुरानी है, अर्ली 20th सेंचुरी की है, मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद या उसके आसपास की बात है। और क्योंकि लेजिटिमेट गवर्नमेंट पूरी दुनिया ने उस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही माना था, इसलिए कुछ टाइम तक सारे देश उसी को चाइना का असली सरकार मानते थे, चाइना की असली सरकार मानते थे। लेकिन अब कब्जा तो मेन टेरिटरी, जो मेन लैंड चाइना, उस पर कम्युनिस्ट पार्टी का हो गया था। अब जैसा कि होता है, सब दुनिया अपने मतलब से चलती है। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि मेन लैंड पर कब्जा करके बैठी थी, उससे अगर बिजनेस करना है आपको, तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी और उसको लेजिटिमेसी देनी पड़ेगी। और यही हुआ जब अमेरिका जैसी सुपर पावर और बाकी देशों ने धीरे धीरे चाइनीज़ गवर्नमेंट, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको लेजिटिमेसी देनी शुरू कर दी। और इनकी जो डिमांड थी कि आप, वो लोग जो भाग के ताइवान में जाके बैठ गए हैं, उनको आप अब से चाइना की असली सरकार मानना बंद कर दो। ये थी चाइना की वन चाइना पॉलिसी। यानी कि पूरा चाइना एक है, इंक्लूडिंग ताइवान और मेनलैंड। वो अलग अलग दो देश नहीं है, वो एक ही देश है, और उस देश की सरकार हम हैं, ना कि वो जो कि वहाँ बैठे हैं। तो अगर आपको हमसे बिजनेस करना है तो आपको हमारी ये बात माननी पड़ेगी। और ज़्यादातर दुनिया के देशों ने बात मान ली, इंक्लूडिंग इंडिया। उस ज़माने में शायद नेहरू जी ने ये अग्रीमेंट किया था चाइना के साथ, ऑफिशियली माना था कि हाँ, हम आपकी वन चाइना पॉलिसी के साथ अग्री करते हैं, और इसके मद्देनज़र हम आपके साथ अच्छे रिलेशन आगे, या इसकी वजह से हम आपके साथ अच्छे रिलेशन हम आगे बनाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पॉलिसी बनाई थी और आज की गवर्नमेंट ऐसा नहीं मानती है। ऑफिशियली स्पीकिंग हमारी सरकार आज भी वन चाइना पॉलिसी को मानती है, क्योंकि वो प्री कंडीशन है चाइना की, अगर उनके साथ आपको बिजनेस रिलेशन रखने हैं, जो कि हमारे फ़ायदे में हमें रखनी है।
तो अगला सवाल ये उठता है कि अगर हम उनकी वन चाइना पॉलिसी को ऑफिशियली मानते ही हैं तो फिर हम इस तरह की हरकतें करते क्यों हैं जो कि उन्हें पसंद नहीं है और उनकी इस पॉलिसी के खिलाफ जाती हैं। तो उसकी वजह है चाइना का खुद का एटीट्यूड। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि चाइना पंगे लेने में पीछे तो हटता नहीं है। हमारा अरुणाचल प्रदेश हो या लद्दाख हो, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब हरकतें करता रहता है। हमारे अरुणाचल के तो कई शहरों के नाम ही अपने चाइनीज़ में रख देता है वो। और दलाई लामा अगर लेजिटिमेटली हमारे देश की सॉवरेन टेरिटरी जैसे कि लद्दाख या अरुणाचल खासतौर से अगर वहाँ जाते हैं तो उसमें वो उसे आपत्ति होती है। एक ज़माना था कि जो कोई अरुणाचल चला गया हमारे देश का बंदा, अगर फिर वो कभी चाइना जाता तो उसे वो वीज़ा नहीं देता था, स्टैम्प्ड पेपर वगैरह पे वीज़ा देता था, ऑफिशियल वीज़ा नहीं देता था, इस तरह के पंगे करता था। तो जब हमारा ये मानना है कि जब आपकी वन चाइना पॉलिसी है, भले ही वो ऑफिशियल रिटन पॉलिसी है, हमारी कोई ऐसा रिटन वन इंडिया पॉलिसी हमने तुम्हारे सामने सबमिट नहीं करी है, पर हर चीज़ लिखित में होनी जरूरी नहीं है भाई। तुम्हारी अगर फीलिंग्स है तो हमारी भी है, तुम्हारी अगर वन चाइना पॉलिसी है तो हमारी भी वन इंडिया पॉलिसी है, हमारे भी सॉवरेन टेरिटरी पे हमारा सॉवरेन राइट है। तुम कौन होते हो टांग अड़ाने वाले हमारे मामले में। इनफैक्ट चाइना तो यहाँ तक जाता है कि उस सारे इलाके को अपना बोलता है, उसे साउथ तिब्बत बोलता है हमारे अरुणाचल प्रदेश को। तो जब से ये नई सरकार आई है इन्होंने कुछ इस तरह के काम करने शुरू करे हैं जिससे चाइना को थोड़ा पोक बैक किया जा सके। पोक तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं पोक बैक बोलूँगा कि वो तो दिन रात हमें पोक करता है। थोड़ा हमने भी बदले में उसे पोक करना शुरू करा है कि भाई अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। अगर तुम नहीं बाज आओगे तो हम वो सारे काम करेंगे जो तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। और अगर चाइना को एक टाइम के बाद इस समझ में आता है कि वो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि हमारी भी पावर धीरे धीरे बढ़ रही है, तो शायद वो दिमाग थोड़े ठंडे हो जाएंगे और वो लाइन पे आ जाएगा। एटलीस्ट हमारी सॉवरेन टेरिटरीज में वो पंगे करना बंद कर देगा। ये एक मोटा मोटा थॉट प्रोसेस है हमारे इस तरह के एक्शंस के पीछे। पर चाइना तो फिलहाल आग बबूला हो गया। हमारे उनके जो चाइनीज़ स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट भी दिया और ये भी कहा कि हमने इंडिया की गवर्नमेंट को इसके बारे में अपनी नाराज़गी व्यक्त कर दी है। करते रहो नाराज़गी व्यक्त। तो फिलहाल ये सिचुएशन है और मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और फॉरेन पॉलिसी के ये छोटे से एग्जाम्पल ये दिखाता है कि फॉरेन पॉलिसी के मामले में आगे भी देखो चाइना के मामले में या अमेरिका के मामले में क्या क्या होता है। जैसे ही इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आएंगी, ये चैनल मेरा नया है, आप लोग देख ही रहे हो, कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं आपको दिख ही रहा होगा तो और पहला वीडियो होने के नाते मुझे लगता है बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बताना। मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इंडिया के जितने भी इंटरेस्ट हैं, जो चीज़ें इंडिया और इंडियंस को इंटरेस्टेड लगती हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।